बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जव्वाद फैज़ी। नाज़रीन, यूँ तो बहुत से ऐसे उन्वां हैं जिन पे गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी हालात बदल रहे हैं, जो ब्लॉक्स बदल रहे हैं, फिर IMF का मामला है, उस पर वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार का वो जानदार बयान है, और उसके साथ साथ चीन की जानब से पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर मदद है। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ आज मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास हुआ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसके नताइज सामने आए। उधर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी खोज़ाखेला सवात में अवामी जलसे से ख़िताब कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहबा ने भी ये कहा कि इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए, और उससे भी अहम ख़बर ये कि नवाज़ शरीफ साहब पे जो ताहयात नाअहली का मामला था वो तो बाब हो गया बंद। और लंदन हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा फ़ैसला दे दिया, ख़ास तौर पे जज अरशद मलिक साहब की वीडियो के हवाले से। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको देखा जाए, समझा जाए, और आइंदा जो हालात होंगे सियासी और उसमें जो इंतखाबी माहौल होगा वो किस तरफ जाएगा, इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी थे जनाब फ़ारूक फैसल। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट, तज़कियाकार और ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर दुनिया ग्रुप जनाब सलमान गनी। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपका। और सैयदी मुर्शदी जनाब सैयद हम्माद गज़नवी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, एक इल्मी शख्सियत और सीनियर जर्नलिस्ट। मैं फ़ारूक फैसल साहब लाहौर से शुरू करते हैं। आप तो मेरे पास हैं, बहुत पास हैं, जब चाहूँगा आपसे बात कर लूँगा। मैं सलमान गनी साहब आपसे आगाज़ करते हैं जी, कि क्या देख रहे हैं, बजट कितना मुश्किल था और जो पेश किया गया, इसके मुज़मरात, इसके समरात और इसके असरात कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जवाद, शुक्रिया। बजट के हवाले से आपने पूछा है तो बजट पे सबसे ज़्यादा हैरत का इजहार पाकिस्तान में हुकूमत के सियासी मुखालफिन ने नहीं बल्कि IMF ने किया है। चूँकि IMF समझता था कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत शदीद मुआशी मुश्किलात में बजट नहीं बना पाएगी, और यही वजह है कि बजट आने के फौरी बाद उनका एक रद्द-ए-अमल सामने आया, और उसी रद्द-ए-अमल पर इसहाक़ डार साहब ने ये कहा कि ये सब कुछ एक जियो पॉलिटिक्स की बुनियाद पर हो रहा है और पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बात यह कि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो बजट के ज़रिए अपने अवाम को रिलीफ देना चाहती है, चूँकि जमहूरी सिस्टम अंदर लोग तवक्को रखते हैं अपनी हुकूमत से। लेकिन पाकिस्तान मुआशी हवाले से एक ऐसे मंझदार में फंसा हुआ था कि जिसमें लोगों को आप डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। और अच्छी बात है कि हुकूमत ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमिन को, निजी सरकारी इदारों के लोगों को उनकी सैलरी में 35% तक इजाफा दिया, किसी हद तक उनको रिलीफ मिला। लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा जवाद, क्या वजह क्या है कि IMF पाकिस्तान पर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों रख रहा है? इस पर मैं हवाला दूंगा जनाब प्राइम मिनिस्टर का, कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज से 1 माह पहले कहा था कि IMF जो शराइत लागू कर रहा है, अगर ये पता चल जाए तो दिन में तारे नजर आ जाए। उसके बाद देखे पाकिस्तान ने शराइत पूरी की, उन्होंने और शराइत लगा दी। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान पे प्रेशर है CPEC का, और इस हवाले से मैं ये भी कहता चलूं कि वजारत खजाना के जराए से 15 दिन पहले कुछ टिकट्स चले थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे और पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात पर रिजर्वेशन है IMF की। भाई, IMF कौन होता है? पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमारी अपनी पॉलिसीज है, हमारी अपनी तरजीहात है। मैं ये नहीं कहता कि आप IMF को यकदम छोड़ दे, लेकिन जवाब मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान को 2 ऑप्शन दिए गए थे और कहा गया था कि IMF या CPEC। देखिए, 6 मई को आपके यहाँ चीन के वजीर खारजा आए थे इसी इस्लामाबाद में। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी प्रेशर है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। और सियासी इस्तेहकाम की बात उन्होंने पहली दफ़ा की इसलिए कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में क्यों नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। 9 मई का जिक्र भी आएगा कि 9 मई क्यों कर हुआ, कौन लोग इसके पीछे थे, माइंडसेट क्या था, सहूलतकार कौन थे। मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट बात जवाब जो मैं समझता हूँ
वो यही है कि मुआशी हवाले से हम मंजदार से तभी निकलेंगे जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होगा, और सियासी इस्तेहकाम के लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जमात वो हमेशा इत्तेहाद और यकजहती की बात करती है। कभी ऐसी लीडरशिप नहीं होती जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करे, इंतशार हो, खलफशार हो, तनाव हो, टकराव हो, इल्जाम तराशी हो, गाली गलोच हो। ये सियासत नहीं है। मैं समझता हूं कि आज की बुनियादी बात यही है कि हमने यकसुई और संजीदगी इख्तियार करनी है। मुआशी सूरत के हवाले से पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा तो यकीनन इसके अच्छे असर पाकिस्तान की मईशत पे होंगे और लोगों की जिंदगियों में इत्मीनान आएगा। सही। जनाब हम्माद गज़नवी साहब, जिस तरह सलमान गनी साहब ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी प्रेशर की बात हुई चीन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, उसके बाद सियासी इंतशार होगा, खलफशार होगा, तो फिर इस्तेहकाम नहीं आएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि मिसाक मईशत की बातें पहले भी की गई, फिर भी कहा गया कि हथौला रख लो महात्मा जी, लेकिन नहीं रखा गया। और वो अब भी जब खिताब करते हैं, अगरचे बहुत चंद लोग रह गए उनको देखने वाले, लेकिन वो अब भी उसी अंदाज में है, मिल लो मैनू वरना फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कैसे इस्तेहकाम आएगा हम्माद गज़नवी साहब? हाँ, बड़ी इन्होंने सलमान गनी साहब ने बड़ी वजाहत से इस सवाल का जवाब तो दे दिया। लेकिन ये बात तो फिर हम सब जानते हैं, ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुआशी हालात साल ब साल बिगड़ते चले गए, हत्ता कि हम इस हालत तक पहुंच चुके हैं कि हमें तकरीबन अपना सारा खर्चा ही उधार लेकर करना पड़ता है। अब इस हालात में बजट बनाना जिस पे लान तान ना हो, ये भी एक जोखिम का काम है। तो हुकूमत ने जो बजट बनाया है वो इन हालात को देखते हुए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इन हालात को देखते हुए वो बच बचा कर एक मुतवाज़िन सी उन्होंने स्टेटमेंट बनाई है। अब आप जिस नुक्ते पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये क्या मामला है, इसमें कैसे आएगा सियासी इस्तेहकाम हमारा, और जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस ज़मन में, आपने उनकी तरफ भी इशारा किया है कि क्या अब उनको कहा जाए, अबूटेरियन कहूँ या के अब्बा, जो भी आप कहना चाहते हैं। लेकिन पहला ठीक है वो आज तो तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है जुमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से, जो हैप्पीएस्ट बर्थडे भी कहा गया है और चारों है उसमें, सिर्फ वो नहीं है, बाकी हैं। अच्छा, तो वो उनकी सियासत का तरीकाकार कुछ ऐसा है कि वो द विनर टेक्स ऑल, यानी वो चाहते हैं कि सब कुछ बुलडोज कर दिया जाए। वो पहले दिन से यही है कि वो किसी सियासी जमात को नहीं मानते। वो समझते हैं ये सारे लोग जो हैं ये इन्हें खतरबूद हो जाना चाहिए, ये यानी नीम इंसान है, कम से कम ये तो समझते हैं वो। मैं हैवान का लफ्ज ना भी बोल दूं तो उन्हें नीम इंसान गर्दानते हैं वो, जिनके साथ हाथ मिलाना जो था वो गुनाह था। हत्ता कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी वो जाना पसंद नहीं करते थे, यानी कि वजीर आजम एक छत तले बैठता भी नहीं था ऑपोजिशन के रहनुमाओं के साथ। तो ये चलता रहा 2014, इसकी शक्ल हमने देखी, धरना वगैरह क्या। फिर एक मुसलसल बेतरतीबी है जो खान साहब ने पैदा कर रखी थी, मुसलसल करते गए, हत्ता के 9 मई आ गया। और तो कहते हैं ना, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, वही कैफियत हुई कि बाकी तो वो हर चीज को बुलडोज करते चले जा रहे थे और इरादतन कर रहे थे। और हम ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ क्योंकि उनके बहुत से करीबी लोग हैं जो पहले भी बोलते थे, अब तो बहुत खुल के बोल रहे हैं, पहले भी हमें बता देते कि ये मुसलसल कोशिश है, प्लानिंग होती है कि किस तरह मुआशी तौर पर पाकिस्तान को क्रिपल कर दिया जाए। यानी इस हुकूमत को वो कहते थे, वो हुकूमत तो नहीं है ना, ये तो मुल्क है। तो आप जब IMF से फर्ज किया कि आप ट्रांशे रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आप शहबाज शरीफ को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे होते, आप तो 23 करोड़ लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो शौकत तरीन साहब की जो गुफ्तगू के सामने आई थी, वो एक छोटा सा उसका नमूना था, लेकिन मुसलसल प्लानिंग यही थी और वो इस प्लानिंग में कामयाब भी थे। इकरार करना पड़ेगा कि उन्होंने मुतजलजल रखा है इस निजाम को, और अब भी वो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और अब कहीं जाकर हम ये ख्याल और ये गुमान पैदा हो चला है कि शायद हम इससे आगे बढ़ सकें। लेकिन जो इसकी ये ठीक है बात कि इलेक्शन इसकी एक शर्त है, और वो शर्त जो है अपने वक्त पर पूरी होने जा रही है। हम इंशाल्लाह इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब तो बस हम यही दुआ करते हैं कि इलेक्शन जो है वो मैक्सिमम जितना भी फेयर हो सकता है, फ्री हो सकता है, वो इलेक्शन करवाना चाहिए और वक्त पे करवाना चाहिए, यानी जो उसका वक्त आ रहा है, अक्टूबर नवंबर जो भी बनता है। तो ये हमारी तवक्कुआत है कि आगे बढ़ने के लिए सियासत जो है वो उसके ऊपर जो भी रिजल्ट्स आएंगे इलेक्शन के, उसको तस्लीम किया जाए और उसकी बुनियाद पर आगे जो भी हुकूमतें बने उनके खिलाफ 1 साल बाद किसी के साथ मिलकर
धरना ना दिया जाए, बल्कि उस हुकूमत को मौका दिया जाए, सही। वो आगे चले और पाकिस्तान। और आपने जो एक इशारा किया था ना बीच में गुफ्तगू में कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पार्ट होना चाहिए, और इस सारी चीज के ऊपर इस डॉक्यूमेंट पे हमें फिर साइन करने की जरूरत है। सही। और हम इस बात के कायल नहीं है कि हम समझें कि यार किसी को अगर क्रश कर दिया जाए, उसके वोटर जो है उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए, इस तरह की हम तो जमहूरियत पसंद लोग हैं। हम समझते हैं कि इन सब को, शायद खान साहब को अब अकल आ गई हो कि एक पॉलिटिशियंस के साथ बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें। जी सही। हाँ। फारूक फैसल खान साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकॉनमी, ये जिस तरह हमाद भाई ने कहा कि पहले मिसाक जमहूरियत हो, उसके अंदर आ जाए सारी चीज़ें, और किसी भी मुल्क की रियासत की पॉलिसीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि आज कोई आ गया तो उनका पिछली ख़त्म, सी पैक रोल बैक और फिर आगे चलते और वर्ल्ड कप अमेरिका से ले आए। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो किया है महात्मा ने या उनकी पार्टी ने, वो जमात इस्लामी भी अब सर उठा रही है उनके साथ साथ, वो कहीं जमात इस्लामी कैप्चर तो नहीं कर जाएगी पीटीआई के वोटर्स को? देखें, किसी भी मुल्क के इस्तेहकाम जो है वो मईशत से ही मुमकिन है। हम माशी तौर पर कमज़ोर हैं, इसलिए IMF सारा डिक्टेट करवा रहा है। और ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात है, ये नवाज शरीफ कई दफ़ा कर चुके हैं, शहबाज शरीफ कई दफ़ा कर चुके हैं। 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद भी जो है असेंबली में आगे अपोजिशन लीडर ने कहा जी हाँ कि ठीक है हमारे और आपके सियासी इख्तलाफात रहेंगे, और वो रहते हैं, लेकिन मुल्क ने तो इकॉनमी में चलना, तो लिहाजा बुनियादी तौर पे इन चीज़ों पे तय कर लिया जाए कि हम इस पे सियासत नहीं करेंगे। मुल्क की ज़रूरियात क्या हैं और वो ज़रूरियात पूरी कैसे होंगी, और जो हमारा इन्हिसार है दूसरे ममालिक पर वो कम कैसे होगा। तो इन पॉइंट्स पर अगर ये कर लिया जाए, तमाम पॉलिटिशियंस बैठ जाएं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठने के लिए तैयार है, मां सिवाय एक पार्टी के जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनका वैसे ही नहीं बैठ गई। हाँ, इस वक्त जो हालात है उसमें तो वाकई बैठ गई है, और उनका इलेक्शन में कोई मौसर करदार सामने नज़र भी नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से कैंपेन चला सकेंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ये है उनकी पार्टी की। देखें, ये सख्तियाँ जो हैं ये अकेले उन पर नहीं आई, ये आती रही हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो रिसेंटली 3.5 साल पहले किन हालात से गुजरी, पीपल्स पार्टी की तारीख उठा के देख लें वो किन हालात से गुजरी। अच्छा जी, मियाँ साहब के आने के हवाले से या तायात नाहली का वो ख़त्म होना और उनके अगर आने से फिर क्या सियासी गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं? देखिए, मियाँ साहब अगर आ जाते हैं, वैसे तो उनके जो राह में हायल रुकावटें थी, ताउमर जो उन्हें नाअहल करार दिया गया था, वो कल वो सेनेट में तरमीम पास हो गई है, वो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, और 62(1)(f) में जो है जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो गर्मा गर्मी तो ज़ाहिर है कि मियाँ साहब के आने पे ही होगी। और जब पॉलिटिकल देखें ना, पीपल्स पार्टी को लीड कर रहा होगा आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो कर रहे होंगे, इसी तरह तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत कर रही होगी, गो के मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी बहुत मौसर क़यादत है, लेकिन फिर बाबा जो है जो वही है जी हाँ नहीं पाकिस्तान तो वो ज़ाहिर है कि जब वो लीड कर रहे होंगे इलेक्शन कैंपेन को, तो वो एक अलग रंग होगा, और उनकी पार्टी जो है वो ज़्यादा मौसर अंदाज से, और उनका कारकुन जो है ज़्यादा हौसले से जो है वो उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा, और उसका रिजल्ट भी जो है डिफरेंट आएगा। रही बात वो जो आपकी ये है कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की, तो देखें तहरीक इंसाफ ने उस वक्त उनकी हमायत की है जब 9 मई हो चुकी थी, इससे पहले वो भी जो है बाजू नहीं पकड़ा रहे थे उनको। तो अब उन्हें एहसास हुआ कि यार बाकी सबको तो गालियाँ निकाल चुके हैं, तो इनके साथ कोई बात कर ले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि जमात इस्लामी को पता है कि जब 2018 में इलेक्शन हो रहा था तो इनकी आपस में कमेटियाँ बनी थी, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ या इमरान खान किस मूड में थे। चलिए फिर एक दफ़ा लाहौर चलते हैं। ज़रूर। हमारे साथ फ़ोन लाए सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब सुहेल वड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सुहेल वड़ाइच साहब, बात हो रही है कि मियाँ साहब की ताहयात नाहली वो भी बाब बंद हो गया, लंदन हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी आया। कैसे देख रहे हैं मियाँ साहब वापस आते हैं तो सियासी माहौल, इंतखाबी माहौल, और ख़ास तौर पे ये जो बजट जिस तरह आया है और जो मुआशी मसाइल हैं उसमें हम कहाँ से गुजर रहे हैं और आगे चल के क्या नज़र आ रहा है सुहेल वड़ाइच साहब? देखिए जी, पहले तो सियासी मसाइल को देख लें कि मियाँ साहब के आएंगे तो नून जो है तभी उसका नैरेटिव भी बनेगा और उस दिन इंतखाबी मुहिम भी तभी चला सके, क्योंकि नून जो है वो पिछले 15-20 साल से नून पंजाब में जीत रही है, और उसकी वजह हमेशा नवाज शरीफ ही होती है। तो इसलिए नवाज शरीफ के बगैर कैंपेन चलाना बड़ा मुश्किल है, और उनको नैरेटिव की भी समझ है कि कैसे नैरेटिव बनाना। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद है मुआशी मसाइल, उसकी कड़ी भी मियाँ नवाज शरीफ से जुड़ी हुई है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ पहले भी
हमेशा मईशत का नारा लेकर ही जीतते रहे हैं। Yes. और उनके जमाने में जो पहली दफा मुआशी रिफॉर्म्स हुई थी, जिससे हमने ओपन मुआशी जो है वो पॉलिसी अपनाई थी सरताज अजीज के जमाने में, जी। मियां साहब के जमाने में, वो आज तक हमारे लिए एक बहुत ही उसको समझा जाता है। बाद में मनमोहन सिंह ने भी उनको फॉलो किया था। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि मियां साहब की का विजन मुआशी भी है और सियासी भी है। और दूसरी तरफ जाहिर है पीटीआई जो है वो भी मौजूद है, उसका वोट बैंक मौजूद है, उसका मुकाबला करने के लिए भी एक सियासी बड़ा लीडर चाहिए जो मियां नवाज शरीफ ही आगे कर सकते हैं। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, पीडीएम की जमातों का वो कैसे देख रहे हैं? पंजाब हो, केपीके हो, बलूचिस्तान हो, वो भी तो आमने साहब। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इनके मफादात एक हैं। ये अल्टीमेटली इलेक्शन के बाद भी, चाहे इलेक्शन अलग अलग लड़े, लेकिन इलेक्शन के बाद भी ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि उसी तरह ताकतवर जो है वो इनके सामने पीटीआई मौजूद है और इसीलिए इन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, एक और सवाल कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पनामा फिर अकामा, उसमें जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट गई, फिर हमने देख लिया खुद अदालत में, अदालत उज़्मा में जजेस के रिमार्क्स, तो ये सारा मामला किस तरह देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि इजीली वो आ जाएंगे और सारे मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे? जिस तरह भुट्टो की फांसी का मामला था, उसी तरह नवाज शरीफ की जो नायली का मामला है, इसके डिसीजन को भी लोगों ने नहीं माना और ये भी एक ऐसा फैसला है जिसकी नजीर देना मुश्किल होगा। मेरा ये ख्याल है कि ये फैसला अल्टीमेटली ना इसको अवाम ने कबूल किया है, ना सियासतदानों ने कबूल किया है। ये अल्टीमेटली ये फैसला रिवर्स होगा, रिव्यू करना पड़ेगा। और इसी तरह मेरा ख्याल है इमरान खान जो है, उनकी पार्टी को भी जो है वो कालअदम करार नहीं देना चाहिए, दोनों को मौका देना चाहिए, जो जीत जाए। बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल वड़ाई आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच सर। सलमान गनी साहब, अब आपकी तरफ फिर आ रहा हूँ कि ये जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ये कह रहे थे कि रिव्यू करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे आज लाहौर में ही जनाब इरफान कादर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कह रहे थे कि वो जज हों या पार्लियामेंटेरियंस हों, कोई भी हो, इवन जर्नलिस्ट हों, एहतसाब के दायरे में और कानून के दायरे में तो सबको आना होगा। ये क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या देख रहे हैं आगे? देखें जवाद, पाकिस्तान जो है 2017 में अगर आप इनके मौशी इंडिकेटर्स देखें तो पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत था, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा था, सी पैक की बात हो रही थी। नवाज शरीफ साहब को नहल किस बुनियाद पे किया गया कि एक पनामा लीक्स आई जिसमें उनका नाम नहीं था, और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की प्लानिंग किसने की थी और कौन से जजेस थे जिन्होंने कहा था कि जनाब आप इसे हमारे पास लेके आए। मेरा ख्याल है केस में तो अब नवाज शरीफ साहब की नायली वो तो खात्मे के करीब है, लेकिन एक बात जरूर है कि ये जितने उनके खिलाफ साजिश के बड़े किरदार थे वो अल्लाह ने सारे बेनकाब कर दिए। देखिए बात यह कि हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं जी इदारों की मजबूती पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। क्या उस वक़्त की अदलिया नवाज शरीफ साहब की नायली में शामिल नहीं थी? उनकी बदनीति शामिल नहीं थी उस पर? क्या ये सारा एक प्लानिंग का हिस्सा नहीं था? जैसे मैंने आपको कहा कि उस वक़्त तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं बड़ी मईशत थी, हम 47वें नंबर पे खड़े। तो क्या इस बात की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि जी जो मर्जी उठे जब मर्जी जिस सियासतदान को मर्जी टारगेट कर ले, किसी प्राइम मिनिस्टर को आप फांसी लगा दें, किसी को आप घर भिजवा दें, ये इख्तियार इन्होंने किसने दिया है? देखिए आप, मैं यानी फारूक फैसल साहब या और लोग जो बैठे हैं, हमाद साहब बैठे हैं, हम तो आज़ाद अदलिया की बात करते रहे हैं। हमने तो खुद जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बुला के उनसे रिजाइन मांगा गया था, हम लोग तो सड़कों पे मौजूद थे कि पाकिस्तान के लिए आज़ाद अदलिया नागुज़ीर है। लेकिन ये आज़ाद अदलिया किस प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान को जो माशी तौर पर नुकसान पहुंचा है, हम यहां पर बैठ के जो रोना रो रहे हैं पाकिस्तान की मईशत का, भाई किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। और हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती ये है कि हम मामलात की इंक्वायरी नहीं करते। ये 9 मई का वाकया जिसकी बात की जा रही है, मैं 6 माह से कह रहा था कि एक प्लानिंग हो रही है अपने प्रोग्राम में
आखिर एक साहब लाहौर के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों को बुला के तैयार कर रहे थे और वो ये कहते थे कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो आपने बाहर निकलना है, बाहर निकलकर जिहाद करना है। जिहाद का इख्तियार उनको किसने दिया था? मेरा ख्याल जवाब हमें आपके नाजरीन को खुल के बताना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में कह दी गई है कि सिर्फ टारगेट जो है हमलावर और सहूलतकार ही नहीं होंगे, माइंडसेट भी होगा। ये माइंडसेट किसका था कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की फौजी तंसीबात या पाकिस्तान में फौजी इमलाक को क्या दुश्मन टारगेट कर सकता था? पाकिस्तान में क्या लाहौर के कोर कमांडर पे आके अटैक इंडिया कर सकता था? कतन नहीं। इंडिया को बहुत अच्छी तरह पता है और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और मिसाइल की कुव्वत की सलाहियत का अंदाजा सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो इंडिया को है। ये 9 मई के वाकयात के लिए भी जुडिशियल कमीशन कायम होना चाहिए, इसलिए कि इस सारे वाकये पे आप देखें कि आखिर क्या वजह है। चीन ने तो हमदर्दी का इजहार नहीं किया, सऊदी अरब ने भी नहीं किया, अबूधाबी ने भी नहीं किया, तुर्की ने भी नहीं किया, ईरान ने भी नहीं किया, अफगानिस्तान ने भी नहीं किया। वो ज़ल्म खलीलदाद क्यों, उसके पेट में क्यों विरोध उठ रहे हैं? वो जो अमेरिकी कांग्रेसमैन वहां से मकतूब लिख रहे हैं वो इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं, जरा उनसे पूछना चाहिए। ये आफिया सदीकी के इंसानी हकूक भी हैं। इसी खित्ते के अंदर मकबूजा कश्मीर के अंदर हर रोज नौजवानों को टारगेट किया जाता है। सबसे ज्यादा दुनिया में बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां मकबूजा कश्मीर में होती है। वहां पर अमेरिकी कांग्रेसमैन क्यों खामोश हो जाते हैं? और वो ज़ल्म खलीलदाद, ये अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाने में कौन शामिल था? इराक की तबाही में कौन था? ये माइंडसेट था और वो वहां से बैठ के कंपेन कर रहा है। और फिर आपको याद करवाऊं एक ऑडियो जिसमें वो, जिसे आप महात्मा कह रहे हैं, वो असद उमर को मुखातिब करके कहते हैं अमेरिका का नाम नहीं लेना, हम खेलेंगे। और जनाब आप किससे खेलेंगे? आप पाकिस्तान से खेलेंगे, पाकिस्तान के सिस्टम से खेलेंगे, पाकिस्तान के अदारों से खेलेंगे। ये मामला खुलने चाहिए कि इसके पीछे कौन था, सहूलतकार कौन थे। और बात यह कि मैं सियासी कारकुनों का हमेशा बहती हूँ, ये दुरुस्त कहा गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बैन के हम मुखालिफ हैं। सबको सियासी आजादी होनी चाहिए, लेकिन शरपसंदों, बलवाइयों और सियासी कारकुनों में फर्क होना चाहिए। पाकिस्तान ने अगर आगे की तरफ बढ़ना है, सबने एक बात की है कि हमारा असल बहरान मुआशी बहरान है और मुआशी बहरान का खात्मा जवाब तब होगा जब पाकिस्तान के अंदर यकसुई होगी, संजीदगी होगी। और एक और बात, आप इलेक्शन की बार बार बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इलेक्शन के नतीजे में एक बाख्तियार हुकूमत वजूद में आनी चाहिए। इसलिए कि जब बाख्तियार हुकूमत होती है वो लोगों को डिलीवर करती नजर आती है। माजी, ये मैं आपको 5 साल पहले की बात बताता हूं, आप मुझे बताए क्या रोटी 5 रुपए की नहीं थी? आज 20 और 25 रुपए की है। पाकिस्तान का मसला कभी रोटी और दाल नहीं रहा। ये सब कुछ क्यों कर हुआ है? ये तबाही का एक पूरा फार्मूला था जिसपे बरदरामद होता रहा और बाहर का दुश्मन भी इसमें शामिल था, पाकिस्तान के अंदर से लोग भी शामिल थे। जब तक पाकिस्तान के अंदर इस तबाही और बर्बादी का आप नहीं खोलेंगे, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर इस तरह के वाकयात का मुस्तकबिल में भी एहतमाल होगा। खुदा ना करे कि इस तरह के वाकयात दोबारा हों। ये जो 9 मई का वाकया है, इसके पीछे इसके डांडे बाहर तक जाते हैं। और खास तौर पे ये मैं हमेशा कहता हूं, ये सी पैक की लड़ाई है। ये सी पैक आपका हजम नहीं हो पा रहा। इसीलिए आखिर ये क्या वजह है कि IMF की आप शराइत पूरी करते जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने तो सारी शराइत पूरी कर दी, इन्होंने और शराइत दे दी। जिस तरह आपने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को, सिर्फ आखिरी बात, मैं जवाब आखिरी बात सिर्फ कहना चाह रहा हूं जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दफाई एतबार से खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंचाया है, तो आपने सी पैक के जरिए पाकिस्तान को माशी हवाले से खुद इंसानी की मंजिल पे लेके जाना है। लिहाजा इस पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमाद गजनवी साहब, अभी बहुत सारी बातें हुई, मैंने जिस तरह इरफान कादर साहब का दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें वो फरमा रहे थे कि ऑडियोज़ भी आई हैं और केसेस भी सामने आए हैं। फिर इसके साथ साथ जिस तरह सलमान गनी साहब ये फरमा रहे थे कि 9 मई का हादसा सानया होता है, लेकिन
बैरून मुल्क तो ट्रक चलाए जा रहे हैं जी, वहाँ पे भी वो लगा के पाकिस्तान के खिलाफ इंसानी हकूक़ का बहाना बना के। ये ट्रकों का मामला कब तक जारी रहेगा? ट्रकों से तो एकदम जहन में कोई और बात आ गई वैसे, लेकिन ये दुरुस्त फरमा रहे हैं सलमान गनी साहब, बड़ा इन्होंने पुरखरोश और पुरखुलूस अहाता किया है इस सारे मंजर का, जो आपने यही गुफ्तगू आप कर रहे हैं कि मसला जो है हमारा वो, हम तो बार बार ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का इंतखाब नहीं करना चाहता और अमेरिका की तरफ चला गया या चीन की तरफ, ये हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम एक तवाजुन रखना चाहते हैं। और इस तवाजुन की हमें आज तक मगरिब से पहले इजाजत नहीं मिली। जब भी हमने कोशिश की हमें कुछ नुकसान पहुंचा है इस वक्त। तो ये सी पैक जो है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, बल्कि सबसे बुनियादी कड़ी है इस वक्त ये। और इसमें काफी इन्वेस्टमेंट आई नवाज शरीफ साहब के दौर में, और उसके बाद अब दोबारा उसका आया हो रहा है, जो कि पीटीआई के दौर में रुका रहा था सारा। अब वो दोबारा उसमें प्रोजेक्ट्स कुछ शुरू हो रहे हैं और उसको दोबारा एक मुनज़्ज़म किया जा रहा है। ये एक ऐसा मामला है और इसके साथ जुड़ी हुई और बहुत सी बातें हैं। मसलन आप रूस से तेल खरीद रहे हैं और आप रूस से तेल युआन में खरीद रहे हैं, यानी चीनी करेंसी में खरीद रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह आप ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं जिसमें डॉलर इन्वॉल्व नहीं है। तो अमेरिका जो है वो, सब लोग इस पर मुत्तफिक हैं, इकोनॉमिस्ट भी, कि अमेरिका जो है जो सुपर पावर है, वो सुपर पावर इसलिए है कि वो डॉलर की कुवत है असल में। वो डॉलर के आपको रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। वो एक पूरा निजाम है दुनिया का जो जंग अजीम के बाद से, ब्रेटन वुड के बाद से वो बनाया गया। अब अगर उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, बड़े अरसे से लोग कर रहे थे, लेकिन अब जरा उसमें थोड़ी ज्यादा आपको मुनज़्ज़म कुछ कोशिशें, काविशें इधर उधर नजर आ रही हैं। मसलन उसमें ब्रिक्स जो है एक तंजीम है, ये जिसमें रूस और चाइना और इंडिया और ब्राजील, सऊदी अरब वाला शामिल है। ये अब आपस में डील ये कर रहे हैं, सारा ट्रेड कर रहे हैं अदर देन डॉलर करेंसी में। इसी तरह हम भी कर रहे हैं, इस तरह और भी ममालिक हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने, अब मैं बात कंक्लूड करता हूं कि पाकिस्तान ने जब ये फैसला किया कि उसके ऊपर डॉलर का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और उसके लिए हम खपते हैं, और आईएमएफ से देखते हैं हर वक्त उनकी तरफ, और आईएमएफ का रवैया भी कुछ ऐसा हो गया कि हमें फाइनली आखिरकार हमें ये तय करना पड़ा कि इस तरह हमारा टेंटवा दबा दिया गया है, इस तरह तो हमें सांस नहीं आएगा। तो हमने अब ये लगता यूं है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, किसी एक आदमी का फैसला नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स का ये फैसला है पाकिस्तान के कि हमें इन ऑप्शंस को फुली एक्सप्लोर करना चाहिए, और अगर डॉलर का प्रेशर अपने ऊपर से उतारना है तो हमें चीन के साथ, बल्कि रूस के साथ और बाकी ममालिक के साथ भी दूसरी करेंसीज में डील करने के बारे में भी गौर करना चाहिए, बल्कि गौर से भी अगली मंजिल पर चला जाना चाहिए, जैसे कि हम चले गए हैं, ये जो हमने गैस भी खरीद रहे हैं और रशिया के साथ जो किया है। अच्छा, अब जब हम ये करेंगे तो फिर आप क्या समझते हैं कि जवाबन आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे? मतलब आपके जो मुखालिफ कैंप है वो आपके साथ अब बाकायदा एक मुनज़्ज़म कोशिश करेगा। और अभी तो आप बसों पर कुछ तहरीरें देख रहे हैं, इसके बाद ये मामला इससे आगे बढ़ने का भी अंदेशा है। ये यूं नहीं होता कि आप नहीं, लेकिन सैयदी ये बताइए कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर जो हमारे दरूनी खाना या अंदरूनी जो मामलात हैं, जो उनके फिर जो उनकी पुश्त पे खड़े हैं, पुश्तीबान है, वो मजीद क्या कर सकते हैं पाकिस्तान में? देखिए, पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी कॉज करते हैं ना वो उसके तरीके फिर वो जो भी ढूंढते हैं, वो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मुसलसल यहाँ पे आप देखें ना, चीन का सदर जब आपके मुल्क आ रहा है तो आप कहते हैं हम धरना देंगे और इसे जारी रखेंगे। तो ये एक सिर्फ बात है, इस तरह की एक तवील फहरिस्त है कि हम मुसलसल कोशिश करें कि पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, सियासी इंस्टेबिलिटी और जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसके साथ जुड़ी हुई, हमने पहले भी बात की। तो मजीद अगर कोशिश की जाएगी तो यही की जाएगी ना, इसी के मुख्तलिफ रंग रूप हैं जो इख्तियार करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नजर यूं आता है कि हम उसका इंशाल्लाह उस पर काबू पा लिया जाएगा। और पहले कुछ डिफैंग किया गया है, यानी कुछ जहरीले दांत जो है वो निकाले गए हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है उसको ये बहरहाल तय करना पड़ेगा। ये नहीं मुमकिन कि आप इस मुल्क में हुल्लड़बाजी भी करते रहें
और सारा दिन सड़कों को गर्म रखें और आप ये तवक्को करें कि आप अपने बैरूनी दुश्मन जिसे अंदरूनी सहूलतकार मुयस्सर हो आप उनके साथ लड़ाई जीत सकेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सही। लिहाजा हमें भी इसका इदराक है। ये जो कहा ना सलमान गनी साहब ने कि चीनी सफीर आए, और पहली दफा, बहुत मोहतात लोग हैं चीनी, वो ऐसे बात नहीं करते, कुछ भी नहीं उनका आदमी कोई बोलता। हत्ता कि जब उनका सी पैक जिसपे उनके $50 बिलियन के करीब पैसे लगे हुए थे, जब उसको रोक दिया गया तो तब भी वो नहीं बोले। उन्होंने बहुत लो प्रोफाइल, वो डिप्लोमेसी करते हैं, उनका तरीकाकार है। लेकिन जब उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा की जाए इस मुल्क में, तो वो एक बात कर रहे थे। फिर हमने उसके बाद देखा है कि पाकिस्तान कुछ बुनियादी फैसले कर रहा है ताकि ये मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ पहले, और उसके बाद फिर मुआशी तौर पे। फारूक फैसल साहब, थोड़ा सा इंटरनली अल-कादर ट्रस्ट, उसका बहुत बड़ा केस है, मेगा केस है, ये मेगा करप्शन केस है मुबैना तौर पे। तो ये क्यों है कि उस हवाले से हम देख रहे हैं कि बाज़ जमातों के अंदर भी थरथली मची हुई है कि ये आगे तक बात चली गई तो कारोबारी शख्सियात तक चली जाएगी और फिर उनके लिए भी मसाइल बढ़ जाएंगे। एक ही एहतसाब तो फिर सबके लिए होना चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि सबके लिए एहतसाब होना चाहिए, लेकिन जो सवाल आपने किया है उसका जवाब जो है वो आप उसके मुतहम्मल हो सकते हैं, और आपने बड़े मतलब बिटवीन दी लाइंस कह के जी बात सियासी जमातों में, कोई भी हो, ये सिर्फ एक जमात नहीं है, ये सारी सियासी जमातों का यही हाल है। जो बड़ी जमातें चाहे वो इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार से बाहर हैं। देखिए अल-कादर ट्रस्ट जो है वो सिर्फ इमरान खान तक तो नहीं जुड़ा रहता ना, तो फिर उसके डांडे कहीं और भी जाके मिलते हैं, कारोबारी शख्सियात से भी मिलते हैं। और इन सारी कारोबारी शख्सियात में आपकी लिमिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब आप देखते हैं कि हुकूमतें भी जब या वज़रा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं या हुक्मरान इत्तेहाद के लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तो बड़े ख्वाजा असद साहब बड़ा खुल के बयान कर रहे थे असेंबली में ये सारी चीज़ें। तो ठीक है जी, फिर मैं अगर आप कहते हैं कि इस पर गुफ्तगू करनी है और मैं हवाला दे रहा हूँ, अच्छा हवाला इसका मतलब हम बात कर सकते हैं ना। तो वो एक जी मताज रहते हुए मैं तो फैजी साहब के लिए मताज रहना चाह रहा हूँ, बड़ी मेहरबानी। हाँ जी हाँ। तो बहरहाल देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रुप भी मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी मौजूद हैं जिनके स्टेक्स जो हैं वो उतने ही बड़े हैं जितने कि बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि उनके स्टेक्स भी जो हैं वो रियासत जितने हो गए हैं। और ना सिर्फ पॉलिटिशियन, रियासती अदारे भी तो उनके साथ मिले हुए हैं ना। तो एहतसाब जब आप कहेंगे कि सबका होना चाहिए, तो फिर चीज़ें अगर इसी चीज़ के पीछे आपने इसकी बैकग्राउंड पे जाना है, तो फिर वो आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े अदारों के सरबराहान जो रिटायर होने के बाद बहुत बड़े बिग गन जो उनके अदारे में सर्व करते रहे, तो फिर तो उनके सब पे हाथ पड़ेगा और तो पढ़ना चाहिए। और देखिए ना ख्वाजा आसिम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फ्लोर हम कह रहे हैं हम इक़्तिसादी मसाइल का शिकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर जो है 1000 अरब का टैक्स चोरी कर लेते हैं, जिसमें से 500 अरब जो है वो सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट का है। तो अब आपको ये पता भी है कि जी 500 अरब जो है रियल स्टेट में जो है टैक्स चोरी हो रहा है, सब रिपोर्टें मौजूद हैं। तो फिर किसने किसको रोका है कि उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए? टबैको इंडस्ट्री जो है 55 अरब रुपया वो खा जाती है। इस तरह पूरा उन्होंने ब्रेकअप दिया है 1000 अरब का। 1000 अरब जो है वो आपके अदारे जो है वो नुकसान करते हैं, जिनको आपको सब्सिडी देनी पड़ती है, आपको PIA को सब्सिडी देनी पड़ती है, रेलवे को देनी पड़ती है, स्टील मिल को देनी पड़ती है। 85 इदारे हैं जिनमें से 35 इदारे ऐसे कॉरपोरेशन के जो अपना निज़ाम चला लेती हैं, बाकी सबको आपको 1000 अरब की 2000 अरब तो आपका इधर चला गया। तो भाई इस पे तो फिर ये तो हर तरफ फिर झाड़ू तो हर तरफ फिरना चाहिए। सलमान गनी साहब, ये यकीनन मेरा ये तयक्कुन है, मेरा ये यकीन है कि जिसके सीने में 30 पारे हों, वो कुरान को समझता हो, वो नई रूल रिवायत करेगा किसी ख़ास इदारे के साथ भी। लिहाजा ये मामला तो फिर चलना चाहिए ना। जो भी है इसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उनकी भी बड़ी लिस्ट आती है सामने, कौन से प्लाट कहाँ कहाँ क्या क्या, ये सबके साथ ही नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल आपको फ़ारूक फैसल खान साहब ने खासी हद तक मुतमिन कर दिया सारी बात करके। देखें, पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है कि पाकिस्तान में एहतसाबी अमल का शिकंजा सिर्फ सियासतदानों तक महदूद रहता है, इसलिए कि सियासतदानों को सारे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमें कोई नहीं पूछता। लेकिन पाकिस्तान की इस लूट मार में सिर्फ सियासतदान नहीं रहे,
बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े जिम्मेदारान रहे हैं, और फिर इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं ठहरता, उनकी औलादें जायदादें पाकिस्तान से बाहर होती हैं। और ये बात तो दुरुस्त कही गई है कि ये जो 35 इदारे हैं, PIE है, स्टील मिल है, अरबों खरबों हम उन पे लुटा रहे हैं। हर अपोजिशन में कहती है कि हम आके इनको प्राइवेटाइज करेंगे, लेकिन हुकूमत पे आके उनको तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाता है। देखिए, मैं जब आज फिर वही बात करूंगा कि अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली और तरक्की का अमल तेज होना है, तो फिर हमें संजीदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसलिए आपको याद होगा कि इसी तनाव की कैफियत में गुज़िश्ता हुकूमत में उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की तरफ पार्लियामेंट के फ्लोर में सुलह का हाथ बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि आए इस पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, उसने हाथ झटक दिया था। आज पाकिस्तान का बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान की मईशत डामाडोल है, और ये आपके मेरी वजह से नहीं हुई। आपका UNDP की रिपोर्ट कहती है कि $17.5 अरब पाकिस्तान की अशराफिया पे मराद की सूरत में खर्च होते हैं। कि आपका प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट पे तो पाबंदी लगा देता है, उनकी मराद तो बंद कर देता है, लेकिन उनकी मराद बंद नहीं कर सकता जो 15-15 लाख रुपए पेंशन लेते हैं। वो लूट रहे हैं पाकिस्तान को, कोई उन पे हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, उनके दिल जल रहे हैं। जमहूरियत डिलीवर करती नजर नहीं आती। मैं समझता हूं कि बड़े फैसले करने के लिए एक पाकिस्तान के अंदर मजबूत लीडरशिप की जरूरत है, और इंतखाबात के नतीजे में भी मैं समझता हूं कि मैंडेट वाज़ेह होना चाहिए ताकि वो बड़े फैसले कर सके। जब आप बड़े फैसले करते हैं तो फिर CPEC की तरफ भी पेशरफ्त होती है, फिर पाकिस्तान के लोगों को जमहूरियत के समरात भी मिलते हैं, फिर नई नस्ल को मराद भी मिलती है, रोजगार भी मिलता है। झूठे नारों से पाकिस्तान के लोग बददिल हुए हैं, और यही वजह है कि एक गैप बढ़ा है। जिन लोगों से तोको लगाई गई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, इंतजामी इस्लाहात करेंगे, गवर्नेंस के ख्वाब को यकीनी बनाएंगे, जरा उनके सहूलतकारों से पूछें ना कि जनाब ये तोहफा आपने जो पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान के रियासती इदारों को इस तरह टारगेट कभी नहीं किया गया। और मैं एक बात आखिरी जरूर कहना चाहूंगा कि जनरल हमीद गुल साहब कहा करते थे 15 साल पहले कि जो पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहेगा, उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की फौज और कौम के दरमियान फासले पैदा करे, इसलिए कि दुश्मन को पता है कि इनके दरमियान एक जज्बाती कमिटमेंट है। फौज लड़ती है तो कौम पीछे खड़ी होती है। भाई फौज के जवान तो सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों की तारीख रकम कर रहे थे, लेकिन हमारे शहरों के अंदर फौजी तनसीबात पर हमले किसने किए हैं? क्या ये लोग, ये शर्मनाक चेहरे बेनकाब नहीं होने चाहिए? आपने हमला करने वालों को तो पकड़ लिया, और जो माइंडसेट है वो भी दलदला रहा है, और वो दुनिया को मुखातब करके कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं। उसको किसने छोड़ा हुआ है? कौन से प्रेशर से आप डरते हैं? तो मेरी आखिरी बात यही है कि पाकिस्तान खुदा के फजल करम से हमेशा कायम रहने के लिए बने हैं, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत बेहतर है। लेकिन जब तक आप कानून का शिकंजा उन बड़े बड़े मुल्जिमों के गिर्द नहीं कसेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है, पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों पर हमला किया है, जब तक आप उनको उनके अंजाम पे नहीं पहुंचाएंगे, ना तो मकासद पाकिस्तान की तकमील होगी, ना पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम कायम होगा। हमाद गजनवी साहब, वो जिस तरह सलमान गनी साहब ये फरमा रहे हैं कि क्यों जो मास्टर माइंड है वो क्यों खुला है, तो मेरा सवाल तो फिर वहीं पे आ गया ना कि जब हम रुकावटें खुद ही पैदा करेंगे कि ए फड़िया गया तो वो भी फड़िया जाएगा, ओ फड़िया गया तो मैं फड़िया जाऊँगा, फिर मामला तो वहीं का वहीं आ गया। हल तो फिर एक सिरे से शुरू करना पड़ेगा ना सैयदी? हाँ, ये हम अपनी ख्वाहिशात बताते रहते हैं कि जो मुल्जिम है, जो मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हम जानते हैं इसकी क्या डायनामिक्स है पाकिस्तान में, क्यों नहीं हो पाता। चाहे वो कहीं भी बैठे हो ताकतवर लोग, हम नहीं कर पाते ना, आज तक नहीं कर पाए, और अभी भी हमें कुछ साफ आसार इसके नजर नहीं आ रहे। इसका हल जो है ना बहुत सादा है। यानी आप ये समझिए कि मैट्रिक के बच्चे को भी पता है, अगर हम नियत कर लें कि ये रास्ता है, इसके ऊपर हमें चलना है, वो रास्ता आईन है, उस आईन के ऊपर अगर आप चलना शुरू करते हैं तो उसका एक माना है। ये आईन हम लफ्ज तो बोल देते हैं, लेकिन हमने क्योंकि किसी को पढ़ाया ही नहीं इस मुल्क में। जब पूछने पे आते हैं तो आईन की बजाय आए बाएं शाएं हो जाती है।
जी, हमने तो आज तक बच्चों को बताया ही नहीं। ये जो नस्लें तैयार होकर निकलती हैं और ये जो रंग बिरंगे ख्यालात रखती हैं वो इसीलिए हैं। आप अपना निसाब देखिए, उसमें मुख्तलिफ अदवार को कि ये अयूब खान का दौर है, या खान का दौर है, ये नहीं लिखा होता कि ये कानूनी दौर है और ये गैर कानूनी दौर है। उसमें लिखा होता है कि इस दौरान हमने ये, हमारी जीडीपी ये थी और हमें इतनी इमदाद मिली और हमने ये टैंक का तजर्बा किया और खुदा जाने क्या बात है। लेकिन जो बुनियादी बात है कि ये de jure गवर्नमेंट थी, यानी ये कानूनी हुकूमत थी, ये हम कहीं जिक्र नहीं करते। ये मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ आपको, इसमें और भी बड़े अमपुर शिकवा है कि क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो खैर हमने वो नस्ल तैयार नहीं की जिससे इतनी सादा बात पता हो कि जो जिसका काम है, जिसको जिस दायरे में रखा गया है। आखिर दुनिया ने ये बात सीखी है ना सदियों से, 200 साल लगाकर, किसी ने 300 साल लगाकर। तो हमारे पास तो इतने साल नहीं थे, लेकिन हम 75 साल में नहीं सीख सके। देखिए कैसी, किस बात में मुझे क्या याद आ गया, मौलाना रूम का शेर है कि अंजीर फरोश राचे बेहतर। अंजीर फरोशी है बरादर, अंजीर फरोश को क्या करना चाहिए, सवाल किया जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया, अंजीर फरोश को अंजीरें बेचनी चाहिए। ठीक है। मतलब ये है कि जो जिसका काम है वो करे। तो आप देखिए कि जिस तरह हमारे सामने मॉडल्स हैं ना, एक मॉडल नहीं है आपके सामने, तभी फहरिस्त है कि जिन लोगों ने ये सीधा रास्ता अपनाया, कोई एक डॉक्यूमेंट लिखा, उस पे कौम ने इत्तेफाक किया, फिर वो उस पे चल पड़े। फिर ये नहीं हुआ कि हलफ की खिलाफवर्जी हो गई, कीमिया बता रहे हैं आपको। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी सीधा इसका हल है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब चूंकि वक्त ख़त्म की जानब है, मैं एक सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगा और मुख्तसरन जवाब मुझे चाहिए। तीनों से पूछता हूँ मैं। पनामा के हवाले से जनाब सिराजुल हक साहब और लियाकत बलोच साहब और दीगर कायदीन की तस्वीरें हैं मिठाई खाते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। अब जब सलमान गनी साहब और बाकी भी सारे ये कह रहे हैं कि चीज़ें तो अया हो गई, सिराजुल हक साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये किससे पूछ रहे हैं सवाल? आप हैं सवाल किससे पूछा आपने? मुझसे। मैंने आपसे शुरू किया, बाकियों से भी एक एक जुमले का सवाल चाहिए, जवाब चाहिए बस। मैं चाहता हूं कि जमात इस्लामी, सिराजुल हक साहब, ये सारे मिलकर ये बात पे पहले गौर करें कि ये खड़े कहां पर है। ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक उनसे ये सवाल किया जाता है कि इस मौके पे आप कहां खड़े थे, आप अशम्स और अल बदर के दौर में आप कहां खड़े थे, आप आज कहां खड़े हैं, आप पानामा के वक्त कहां खड़े। यानी आज तक लोगों को ये समझ नहीं आ सकी कि ये जमात इस एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या है। तो हम आज सिराजुल हक साहब, जैसे आपने कहा ना माफी मांगे, तो हम उनसे दरखास्त करेंगे कि अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र तो एक दफा कौम को बता। बस ठीक है, ठीक है। सलमान गनी साहब आप क्या फरमाएंगे? देखिए, बात यह कि पनामा केस के हवाले से इसी हफ्ते में इस केस के सीनियर जज सरदार तारिक रशीद ने वाजे किया है कि पनामा लीक्स में सिर्फ एक फैमिली को टारगेट करना था। ये माफी सिराजुल हक साहब या शेख रशीद साहब या वो खाने आजम, ये सारे मुद्दई थे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ माफी इन तक नहीं होनी चाहिए, इसके मुल्जम और भी बहुत सारे हैं जिनके हम नाम नहीं ले सकते। ये प्लानिंग का हिस्सा था। ये पनामा लीक्स पाकिस्तान को माशी तौर पे उस पर असरअंदाज होने की एक संजीदा कोशिश थी। आप इदादो शुमार उठा के देख ले, 24वीं बड़ी मोशत 47वें नंबर पे इसलिए आई है कि उस वक्त आपने एक मुस्तहकम हुकूमत को कमजोर किया और पाकिस्तान पे अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। सही। फारूक फैसल साहब, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सियासी तारीख उठा के देख लें तो मेरा ख्याल है कि हर सियासी जमात को किसी एक दूसरे के साथ, सब ने एक दूसरे के साथ ज्यादती भी की है और मफाद के लिए इस्तेमाल भी किया है। तो उनके यहाँ भी कई चीज़ें हैं कि जो कहते हैं कि जी, जहाँ बात आपने की लियाकत बलोच दी कि मिठाई, लियाकत बलोच ने तो मिठाई खानी थी कि भाई ये लोग आपस में इत्तेहादी भी रहे हैं। लियाकत बलोच के साथ इनका वादा था IGI के दौर में कि उसे वजीर बनाएंगे, वजीर तालीम, वहीं से इन दोनों का 1990 से मामला ख़राब हुआ है। बस फिर इसका मतलब है किसी दिन इसी पैनल के साथ किसी दिन ना, अगर अल्लाह करे कि सैयदी आप भी और सलमान गनी साहब आप इस्लामाबाद आए या मैं और फारूक फैसल साहब लाहौर आ जाते हैं, थोड़ा सा ये भी खंगाल लेते हैं फिर प्रोफेसर गफूर साहब के बयानात और बाकी क्या क्या था, ये करना चाहिए। आगे चलते हैं, चले जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है तो फिर आगे चलते हैं। इसके बाद खबरनामा होगा और उसके बाद फिर एक नया प्रोग्राम होगा। आगे चलो पायल। बहुत शुक्रिया फारूक फैसल साहब, बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत जनाब हम्माद गज़नवी। अब आगे चलना चाहिए। फारूक फैसल साहब ने जिस तरह कहा ना, आगे कैसे जाएंगे, कुदूरतें ख़त्म करना होंगी,
पिछली गलतियों की माफ़ी मांगनी होगी, जिस जिसने भी की है, जिस जिस इदारे से भी हुई है, जिस जिस जिम्मेदार से हुई है। और अगर यहाँ पे मीडिया के नाम पे भी हमने बेराह रवि, मुल्क दुश्मनी पे मामूर किया है, मजबूर किया है, या उनको लेके आए इस ट्रैक पे, हमें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अब सबको 0 मीटर होना पड़ेगा, तभी जाके मामला आगे बढ़ेगा। अल्लाह ताला हमें राह हक पे रखे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने